शिव विजय लक्ष्मी गुप्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गारुलिया म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की असिस्टेंट टीचर विजय लक्ष्मी गुप्ता तीसरी कसम कहानी का संक्षेप में विवरण करूंगी। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के हिंगना गांव में हुआ था। उनकी रचना संसार की एक प्रमुख विशेषता आंचलिकता है। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 में हुई थी। रेणु जी की प्रथम कहानी संग्रह का नाम ठुमरी है। इसका प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था। तीसरी कसम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह से ही उद्धृत है। ठुमरी कहानी संग्रह में रसप्रिया, पंचलाइट, तीसरी कसम, सिरी पंचमी का सगुन, लाल पान की बेगम आदि प्रसिद्ध है। ग्राम्य जीवन में आधुनिकता के परिवेश के साथ टूटन और बिखराव आया है। रेणु जी की कहानियों का मूल स्वर मानवतावादी है। तीसरी कसम आंचलिक कहानी है। कहानी में हीरामन और हीराबाई के माध्यम से लेखक ने जीवन की गहनतम अनुभूतियों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त किया है। हीरामन और हीराबाई जिस प्रकार स्नेह तंतु में बंधते हैं और फिर यह स्नेह किस तरह हीरामन के जीवन में नए आलोक की सृष्टि करता है, उसका वर्णन तीसरी कसम कहानी में हुआ है। ऐसे तो हीरामन पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। जब फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी हीरामन को पक्का गाड़ीवान मानता है। हीरामन के बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी से बड़ सेठ जी खुद करते और वे भी अपनी भाषा में ही। जब रात के समय 20 गाड़ी एक साथ कचकचाकर दारोगा के इशारे पर रुकती है, तब वह कहता है, यह 20 बिसावेगा। मुनीम को गाड़ी से उतारकर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर सिपाहियों के साथ सड़क के बीच 25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। हीरामन को जेल जाने का डर ना था, परंतु वह अपने बैलों के बारे में सोचता है, तब वह डर जाता है। न जाने कितने दिनों तक सरकारी फाटक पर पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, और फिर नीलाम हो जाएंगे। जब हीरामन ने फैसला किया कि इन सब से बचने का बस एक ही उपाय है कि वह अपने बैलों को लेकर चुपके से रफू चक्कर यानी भाग जाए, तब हीरामन ने अपने बैलों को बैलगाड़ी से धीरे से अलग किया। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणी यानी 2 बैल और हीरामन झाड़ी को पार किए, फिर घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए रात भर भागते हुए तीनों घर पहुंच जाने में सफलता प्राप्त करते हैं। हीरामन तो 2 दिनों तक बेसुध पड़ा रहा। होश में आते ही उसने कान पकड़कर सबसे पहली कसम खाई थी कि कभी वह ऐसी चीजों की लदनी नहीं करेगा जो
चोर बाजारी का हो, अर्थात चोर बाजारी का माल वहां और अपने जीवन में कभी भी नहीं ला देगा। हीरामन ने दूसरी कसम खाई थी कि वह कभी गाड़ी में बांस की लदनी नहीं ला देगा। यह जो हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि कभी गाड़ी में बांस की लदनी नहीं करेगा, उसका मूल कारण यह था कि एक बार हीरामन खरहिया शहर से अपनी बांस लदी गाड़ी से जा रहा था। तभी बांस के अगुए से लगकर घोड़ा गाड़ी उलट जाती है। किसी प्रकार वह अपनी जान बचा पाता है, अतः वह कभी भी बांस लादने से इनकार करता है। उस समय हीरामन बांस लदनी के साथ महाभकुआ नौकर के साथ जा रहा था। गाड़ी खोने हाथ से निकल जाने के बाद कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता। आधीदारी का अर्थ होता है कि आधा भाड़ा गाड़ी वाले का होता है और आधा बैल वाले का। बाघ गाड़ी को ढोने के बदले उसे देखकर बैलों की जो अवस्था हुई थी वह बड़ी दयनीय हो जाती है। यो मारे डर के वो मारे डर के बां बां करते और रस्सी तोड़कर भाग जाते। ऐसे में हीरामन अपने बैलों को भैयन कहकर समझाता और बाघ गाड़ी में ले जाकर जोत देता है। इस प्रकार इस अवस्था में वह सभी गाड़ी वालों की भी लाज रखता है। हीरामन ने यह जो बाघ गाड़ी ढोई थी, वह जो बघाइन की गंध, उससे बचने के लिए लगी पट्टी 2 दिनों तक नहीं खोलता है। उसके बाद हीरामन चालीस साल का हट्टा कट्ठा काला कलूटा देहाती नौजवान है। उसके घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है। उसे अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हीरामन एक शादीशुदा आदमी है, परंतु गौने के पहले ही उसकी दुल्हन मर गई थी, जिसकी वजह से हीरामन दूसरी शादी न करने का एक प्रण ले लिया था। दूसरी शादी न करने का कारण ऐसे तो अनेक हैं। भाभी की जिद कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। यह कुंवारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पढ़ने पर ही दे सकता है। हीरामन इन कारणों से ही तय कर लिया था कि वह अब दूसरी शादी नहीं करेगा। हीरामन जब अपनी गाड़ी पर बैठाकर हीराबाई को ले जा रहे थे, अचानक अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेलू गिलासी बोली उनके कान में गूंज उठी। ऐसे तो 7 साल तक मेला की लदनी लादने के बाद भी लैला बनने वाली मथुरा मोहन कंपनी की हीराबाई का नाम हीरामन ने सुना तक नहीं था। और मेला टूटने के लगभग 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी ओढ़े हीराबाई हीरामन के गाड़ी में सवार हुई। गाड़ी चलाते समय उसकी पीठ में गुदगुदी लग रही थी और रह रहकर हीराबाई के आवाज उनके कानों में गूंज जाती थी और
ऐसा लगता था कि जैसे चंपा का फूल खिल उठा है। हीरामन चांदनी में हीराबाई को चांदनी में देखता है तो उसकी नाक पर एक जुगनू जगमगा उठता है। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगोत लगता है। यह सामने चंपानगर से सिंघिया गांव तक फैले मैदान को देखता है तो सोचता है कहीं वो यह डाकिन पिशाचिन तो नहीं है। हीराबाई हीरामन का नाम सुनकर उसे मीता कहकर संबोधित करती है। आसिन कार्तिक की भोर छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। हीरामन ने आंखों की कनखियों से जब देखता है कि हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसी की ओर हेर रही है, यानी हीरामन को ही देख रही है। उस समय हीराबाई जिस समय हीरामन को देखती है और हीरामन उसे देख लेता है तो उसके मन में कोई अजानी रागिनी बज उठती है। हीरामन जब हीराबाई को कानपुर कहता है तो हीराबाई जब उसे कानपुर नाम कहती है तो हीरामन को लगता है जब कानपुर है तो नागपुर भी होगा। हीराबाई के हाँ कहने पर वह बहुत जोर से हंसने लगता है। हीरामन लेकिन नौटंकी कंपनी की औरत को बाईजी नहीं समझता है। इसी तरह जब नौटंकी कंपनी की नायिका हीराबाई को जब हीरामन अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर मेले में ले जा रहा था तो इस कठिन यात्रा में वह हीराबाई की झलक देखकर मंत्रमुग्ध तो हो ही जाता है और उसके साथ साथ उससे हल्का सा प्रेम भी करने लगता है। यह जो प्रेम है एक पक्षीय प्रेम है। यह हीरामन की महानता है। एक माँ भी अपने बच्चों से प्रेम करती है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्रेम करते हैं। यह जो प्रेम शब्द है ये कहा ही जाता है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसी तरह से हीरामन के मन में भी हीराबाई के प्रति एक प्रेम की भावना पनप उठती है। वह हीराबाई को देवी समझने लगता है। उसने हीराबाई के जैसा सहज, सौंदर्य, सुहृदय एवं सरल चितवन इसके पहले कभी देखा ही नहीं था। वह हीराबाई को मेले में पहुंचाकर दिन में अपने अन्य साथियों के साथ लदनी करता है और रात में खाना पकाकर खाकर अपने अन्य साथियों के साथ ही वह नौटंकी देखने भी जाता था। हीराबाई ने उसे और उसके साथियों को नौटंकी देखने का फ्री पास भी दी थी। नौटंकी में हीरामन सिर्फ और सिर्फ हीराबाई को ही देखता था। उसे लगता था कि हीराबाई भी उसे ही एकटक देखती रहती है। यह प्रेम की एक चरम पराकाष्ठा है जब प्रेमी को अपनी प्रेमिका संबंधित हर वस्तु एवं हर अदा प्यारी लगने लगती है। दर्शकों द्वारा हीराबाई के ऊपर फप्तियां कसे जाने पर यदि कोई हीराबाई को कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो हीरामन उग्र हो उठता है, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर जाता था। इसी तरह से कहानी आगे की ओर बढ़ रही थी। कहानी का अंत लेकिन बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। नाटक कंपनी
अपने कार्यक्रम को जब पूरा कर लेते हैं तो वह मेले से प्रस्थान कर जाते हैं। हीराबाई से हीरामन एक प्रार्थना करता है कि बाई, तुम सर्कस में काम करो, नौटंकी में ये लोग तुम्हें बुरी नजर से देखते हैं। और हीरामन हीराबाई की अवमानना को सह नहीं सकता था। लेकिन अंत में होता क्या है कि जब पता चलता है हीरामन को कि हीराबाई स्टेशन पहुंच चुकी है, तो हीरामन भी अपनी बैलगाड़ी के साथ वहां पहुंच जाता है। और फिर वहां जब हीराबाई को जाते हुए देखता है तो वह सन्न रह जाता है। अनायास ही वह अपने क्रोध को बैलों पर उतारता है। यह सत्य है कि जब कोई क्रोधित होता है तो जिस पर वह क्रोध करता है, यदि उस पर वह नहीं उतार सकता है तो अपने से छोटे पर वह क्रोध उतार लेता है। यही हीरामन के साथ भी होता है। उसके अंदर जो क्रोध पनप उठती है, हीराबाई तो चली गई, तब वह इस क्रोध को अपने बैलों पर उतार लेता है और फिर अपनी बोल के साथ वह गुनगुनाने लगता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। और उसी वक्त वह तीसरी कसम खाता है कि फिर वह कभी नौटंकी कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। इस प्रकार इस तीसरी कसम कहानी में हम लोग देखते हैं कि हीराबाई एक सुंदरी, कलाकार एवं सरल व्यक्तित्व की नारी है, जिसमें अपनी कला एवं सौंदर्य का रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। वह एक संवेदनशील नारी है। वह हीरामन की सरलता से प्रेम रखती है। महुआ घटवारिन की करुण कथा सुनकर द्रवीभूत हो जाती है। महुआ घटवारिन की दर्द भरी कथा जब वह सुनती है तो वह उसकी आंखें नम हो जाती है। हीराबाई भले ही एक नौटंकी कंपनी की कलाकार है, परंतु वह अपनी संस्कृति एवं परंपरा को कभी भी नहीं भूली। वह कजरी नदी की घाट पर जब मुंह हाथ धोने के लिए जाती है तो वह भारतीय नारी की तरह ही सिर नीचा करके एवं सिर को आंचल से ढक कर गांव की बहू बेटी की तरह नदी में धीरे धीरे प्रवेश करती है। उसके अंदर उच्छृंखलता का प्रदर्शन भाव मात्र भी नहीं है। वह बड़ी ही शांत एवं गंभीर स्वभाव की है। फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी का नायक हीरामन भले ही गाड़ीवान है, वह इस कहानी का केंद्रीय पात्र भी है। उसी के इर्द गिर्द में यह कहानी बुना गया है। हीरामन के चरित्र का परिचय देते हुए कहानीकार कहता है कि 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी एवं बैलों के सिवा दुनिया की किसी और बातों में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। वह एक आदर्श प्रेमी है। उसके अंदर त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। भले ही उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, वह नौटंकी वाली हीराबाई के समर्पित प्रेम भी करता है। उसके बारे में गलत बातें नहीं सुन सकता। जब हीराबाई चली जाती है तो उसे वह अपने मन से नहीं उतारता। वह उसका भौतिक त्याग भले ही करता है, परंतु आत्मिक त्याग नहीं करता। इस तरह हम देख रहे हैं कि यह जो तीसरी कसम कहानी है, इसमें
हीरामन 3 कसम खाता है। पहला कसम, जब वह तस्करी के अनाज को नेपाल में पहुंचाते समय पकड़ लिए जाने की संभावना होती है उसे, तो वह गाड़ी छोड़कर अपने बैलों के लिए झाड़ी जंगल से होते हुए वहां से पलायन कर जाता है और फिर कई दिनों तक बेसुध सोए रहता है। उसी समय वह प्रथम कसम खाता है कि तस्करी का भाड़ा वह अपनी बैलगाड़ी पर लदनी कभी भी नहीं करेगा, यानी चोर बाजारी के माल की लदनी कभी भी नहीं करेगा। और फिर हीरामन दूसरी कसम खाई थी जब वो बांस की लदनी लेकर जा रहा था और बांस का अगुआ घोड़ा गाड़ी की छतरी में फंस गई थी। इस बार हीरामन को बड़ी मार भी खानी पड़ी थी और उसी वक्त उसने दूसरी कसम खा ली कि वह अब कभी भी बांस की लदान नहीं करेगा। और जब हीराबाई चली गई थी उस वक्त हीरामन ने तीसरी कसम खाई थी कि अब से वह अपनी बैलगाड़ी पर कभी भी कंपनी के औरत की लदनी भी नहीं करेगा। इस तरह अंत में हम कह सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का स्वर मानवतावादी है और चित्रण यथार्थवादी। यह तीसरी कसम कहानी में उन्होंने हीरामन के माध्यम से ही उनकी 3 कस्मों के माध्यम से जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की है वह अद्वितीय है, अनमोल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीसरी कसम कहानी सर्वदा सफल, प्रभावशाली एवं प्रेरणास्पद कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित यह तीसरी कसम कहानी पर आधारित सन 1966 में रिलीज एवं सन 1967 में राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार प्राप्त राज कपूर एवं वहीदा रहमान अभिनीत प्रसिद्ध हिंदी चलचित्र हिंदी सिनेमा तीसरी कसम बना था। धन्यवाद। यह कहानी का वर्णन मैंने संक्षेप में किया। पाठकों से मेरी प्रार्थना है कि इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लें। बहुत ही इंटरेस्टेड है, अच्छी कहानी है और इससे 10वीं कक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मुख्यतः प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए। तीसरी कसम कहानी में आपको कौन सा चरित्र सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसमें आपको सोदाहरण उत्तर दीजिए, यानी हीरामन का भी चरित्र चित्रण कर सकते हैं, हीराबाई का भी, किसी का भी एक चरित्र चित्रण किया ही जा सकता है। और कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक परिवेश का चित्रण करते हुए एक आदर्श प्रेम एवं बलिदान की भावना को प्रकट करने में सफल हुए हैं। पाठकों के मन में हीरामन एवं हीराबाई एवं नौटंकी के गीत हमेशा गूंजते रहते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तीसरी कसम कहानी एक सफल एवं कालजयी रचना है। कहानीकार ने यह बताना चाहा है कि सच्चा प्रेम त्याग एवं बलिदान की अपेक्षा रखता है। वह प्रेमियों से मिलाता नहीं है, दूर करता है। प्रेम देने की भी चीज है और पाने की भी चीज है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि तीसरी कसम कहानी के शीर्षक का औचित्य पर विचार कीजिए। यह माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया था। तो इस पर विचार करते हुए इस प्रश्न के उत्तर में यह भी लिख देना है कि इस प्रकार, अंत में आपको लिखना ही पड़ेगा कि इस प्रकार कहानी का शीर्षक तीसरी कसम कहानी उपयुक्त एवं उचित है, क्योंकि कहानी का शीर्षक आरंभ से अंत तक छाया रहता है।
कहानी की मूल संवेदना को व्यक्त करता है। इसमें जो मुख्य पात्र हीरामन है वह 3 कसम खाता है। तीनों कसम की चर्चा कर देनी है कि पहली कसम वो खाता है कि चोर बाजारी का सामान की लदनी, वह तस्करी का भाड़ा कभी भी अपनी बैलगाड़ी पर नहीं करेगा। दूसरी कसम खाता है कि वह कभी भी अपनी बैलगाड़ी पर बांस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम खाई थी हीरामन ने कि अब से वह अपनी बैलगाड़ी पर कंपनी के औरत की लदनी नहीं करेगा। धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे। अच्छी तरह से तीसरी कसम कहानी को पढ़ लेना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और इससे संपर्कित यदि 5 नंबर का उत्तर लिखना है तो दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम हम 12 से 15 वाक्य ही लिखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर है तो 1 वाक्य में या 2 वाक्य में ही उत्तर देना है। इस नंबर को देख करके उत्तर को ख्याल रखना है कि किस तरह का हमें उत्तर लिखना है। कहानी अवश्य ही पूरी कहानी को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही उत्तर लिखने से जैसा भी प्रश्न आएगा स्टूडेंट अच्छी तरह से उत्तर लिख पाएंगे। पढ़ने के बाद एक नोट तैयार कर लेनी चाहिए और जब पढ़ाई करें तो हाथ में एक पेंसिल अवश्य रखें। तो जो जो मुख्य पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको अंडरलाइन कर लेने से क्या होगा कि दोबारा जब पढ़ेंगे तो सिर्फ अंडरलाइन वाले वाक्य को ही पढ़ने से कहानी पूरी हो जाती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। खुश रहिए, सुखी रहिए, आनंदित रहिए।